गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। अभी आप सभी की घड़ी में 8 बज रहे होंगे और आज तारीख है 1 मार्च 2023 और आज ही आप सभी ने अपना फिजिक्स का पेपर दिया होगा यूपी बोर्ड का। ठीक है, तो अगला जो आपका पेपर है वो मे बी 4 तारीख को होगा, यानी 4 मार्च को होगा, और वह लास्ट पेपर होगा आपके क्लास 12th का, वो होगा केमिस्ट्री। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा भी था कि जैसे ही आपका फिजिक्स का पेपर ख़त्म होगा, बीच में जो हमें गैप मिलेगा, उस गैप में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग डील करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। अभी आप पेपर दे के आ गए हो, फिजिक्स का पेपर खत्म हो चुका, केमिस्ट्री का बचा हुआ है। पूरा फोकस हमें उठा के रखना है किसके ऊपर? केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री के ऊपर आपके फोकस को बनाए रखने के लिए मैं आज ये पहली सीरीज आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस सीरीज में हम लोग सिर्फ बात करेंगे मोस्ट 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर क्लास 12th केमिस्ट्री, यानी कि जो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, ये जो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो मैंने पैटर्न रेडी किया हुआ है, यह पूरे के पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस से मैंने छाटा हुआ है और मैं इस बात की पूरी गारंटी दे रहा हूँ कि ये आने वाले एग्जामिनेशन में 100% इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप अपनी तरफ से जितनी भी तैयारियां कर रहे हो, वेल डन, आप अपनी तैयारी करते रहो, लेकिन जो अभी मैं 40 क्वेश्चंस बता रहा हूं उसको आप जरूर देख लोगे, यानी कि इन प्रश्नों को आप जरूर अटेम्प्ट करोगे इन 2 दिनों के अंदर। रिवीजन आप इनका जरूर कर लोगे। विदाउट रिवीजन हो सकता है आप एग्जाम में फंस जाओ, लेकिन यदि एक बार भी अगर आप इसका रिवीजन कर लेते हो इन टॉप 40 क्वेश्चंस का, तो अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी और आप कह सकते हो दीर्घ उत्तरी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इनमें से कोई भी नहीं आपको दिक्कत करने वाले हैं। सभी के सभी आप बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये जो मेरे 40 क्वेश्चंस के पैटर्न हैं, इनकी हम लोग शुरुआत करते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने इन 40 नंबर्स में कंबाइन कर दिया है। ठीक है, एक नंबर में हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक वाइज नहीं, ये एक हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, उस चार्ट के वाइज से मैंने इसको रखा हुआ है, अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर से स्टार्ट होगा सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट में देखो, जनरली तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन जो मैंने उसके अंदर से छांट के निकाला है, जो हर बार साल में पूछा हुआ है, उन क्वेश्चन को थोड़ा देखो कौन कौन से हैं। पहला देखो, क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस। सबसे पहले मैंने इसी को रखा है, क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस। नोट डाउन करते जाओ, कॉपी पेन निकाल लो, लिखते चलो। पहला क्या? क्रिस्टली ठोस। दूसरा में क्या है? नेटवर्क ठोस या सहसंयोजी ठोस। नेटवर्क ठोस या सहसंयोजी ठोस। पहला लिख लिया, क्रिस्टली अक्रिस्टली। दूसरा नेटवर्क ठोस या सहसंयोजी ठोस। इंग्लिश भी बोल दे रहा हूँ, कुछ बच्चे होंगे जो इंग्लिश मीडियम के होंगे, तो उनके लिए भी इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड, दोनों मतलब सेम ही होते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है वह है एफसीसी, डीसीसी, ईसीसी एंड एससीसी या पीसीसी। क्या क्या है बोल दे रहा हूँ। एफसीसी को बोलते हैं फेस सेंट्रेटेड क्यूबिक सेल, बीसीसी को बोलते हैं बॉडी सेंट्रेटेड क्यूबिक सेल, ईसीसी को बोलते हैं इंड सेंट्रेटेड क्यूबिक सेल, एससीसी को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, या फिर इसे ही कहा जाता है पीसीसी या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? क्रिस्टली, अक्रिस्टली, नेटवर्क ठोस, सहसंयोजी ठोस, एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी, एससीसी या पीसीसी, इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लोगे। अगला है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता इनकी एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की, इन तीनों की संकुलन क्षमताएं निकालना मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसको आप लोग थोड़ा वो डेरिवेशन टाइप का है, उसको आप लोग जरूर देख लेना कि कैसे संकुलन क्षमता को हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, अगला जो है फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष। ये तो बहुत बार पूछा हुआ है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष, जिसे बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। ये स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आ रहा था ना, फ्रेंकल और शॉर्टकी, ये उसी के अंदर वाला है। उसके बाद हेनरी, अब देखो यहाँ पे ये जो 4 टॉपिक हैं ये सॉलिड के हैं, ये जो हैं सॉलिड स्टेट के हैं, ठोस अवस्था के। ये 4 टॉपिक किसके हैं? ठोस अवस्था के हैं। बस 4 ही मैंने रखा है, बस मैंने 4 ही रखा है। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, मैंने रखा 4। इन चारों में से कोई ना कोई आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। क्या है? क्रिस्टली एवं अक्रिस्टली, नेटवर्क ठोस या सहसंयोजी, एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी, एससीसी, संकुलन क्षमता निकालना, फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, सेकंड चैप्टर से हेनरी नियम और राउल्ट का नियम। सेकंड चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है, ये सेकंड चैप्टर से है। सेकंड चैप्टर आपका तो क्या था? विलयन था, तो ये विलयन से है। हेनरी नियम, राउल्ट का नियम, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन।
आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, परासरण एवं परासरण दाब, ये आप पढ़े हुए हो, ये भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख रहा हूं, ये भी कई बार पूछा हुआ है, परासरण एवं परासरण दाब। उसके बाद आएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये देखो ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। उसके बाद आप यहां से हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा। देखो ज्यादा नहीं मैंने रखा, 1 2 3 4 क्वेश्चन सिर्फ मैंने विलियन से चूज किया, और 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मेरे किससे हैं, ठोस से। देखो कितना कम क्वेश्चन मैंने आपके लिए चूज किया ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर लो। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 100% है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हर एक पार्ट में से आपको मिलता जाएगा, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले 4 तारीख के एग्जामिनेशन में, ठीक है। हेनरी नियम, राउल्ट का नियम, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, परासरण दाब एवं परासरण, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यहाँ तक विलयन था। अब इसके बाद देखो यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, विद्युत रसायन का है, यह किसका है, विद्युत रसायन का है। क्या कह रहा है, डेनियल सेल और सेल अभिक्रिया, डेनियल सेल और सेल अभिक्रिया, ये सेल अभिक्रिया के ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, डेनियल सेल आप देख लोगे, सेल अभिक्रिया देख लोगे। फिर आएगा नर्नेस समीकरण और गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये भी इंपॉर्टेंट है, नर्नेस समीकरण एवं गिब्स मुक्त ऊर्जा। और इसी चैप्टर के अंदर आएगा प्रतिरोधकता, चालकता और विभव प्रवणता, प्रतिरोधकता, चालकता और विभव प्रवणता। इसी चैप्टर में का एक टॉपिक आएगा मोलर चालकता, कोलराउश का नियम। ये जो कोलराउश का नियम है इसको भी मैं इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख रहा हूं, कोलराउश का नियम, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो मोलर चालकता और कोलराउश का नियम, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं चलता हूं 14 नंबर अपने टॉपिक से, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए हमारा जो अगला 14 नंबर है वह है फैराडे का नियम और व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसे व्हीट स्टोन सेतु के नाम से जाना जाता था। यह तो बाबू आपके फिजिक्स में भी था और केमिस्ट्री में भी है, तो थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक है 15 नंबर, अभिक्रिया का वेग एवं कोटि और अर्धायुकाल। अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, यानी कोई अभिक्रिया कितने समय में होती है, अभिक्रिया का वेग होता क्या है, कई सारे वेग थे, ताक्षणिक वेग था, ठीक है ना, और अभिक्रिया का एक सिंपल वेग था, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया की कोटि, कोटि देखो, अब मैंने ये भी बताया था, प्रथम कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये आप देख लोगे अभिक्रिया की कोटि कैसे कैसे होती है। और इसके जो अर्धायुकाल होते हैं, अर्धायुकाल किसका किसका देखना है, सिर्फ शून्य कोटि और प्रथम कोटि का, शून्य कोटि और प्रथम कोटि का सिर्फ अर्धायुकाल देखना है। और समाकलित वेग समीकरण जो 16 नंबर पॉइंट है, समाकलित वेग समीकरण भी किसका निकालेंगे, शून्य एवं प्रथम कोटि अभिक्रिया का। और शून्य एवं प्रथम कोटि अभिक्रिया का आपको मात्रक याद करना पड़ेगा, बहुविकल्पी में इसका मात्रक पूछ लेता है, इसके यूनिट क्या होते हैं तो भी आप देख लीजिएगा। अगला 17 नंबर पॉइंट है अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर, इससे भी मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर क्या होता है। तो हमें लिख कर चार्ट बना करके बताना पड़ता है, एक तरफ लिख देंगे अभिक्रिया की कोटि, एक तरफ लिख देंगे अभिक्रिया की आणविकता, तो उसके अंदर हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अगला है ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव और वैद्युत कण संचलन। देखो ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव, इन्हें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, इन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति बहुत बार पूछा है। वैद्युत कण संचलन भी आप देख लेंगे, ये भी इसी चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है। और अधिशोषण, अवशोषण, द्रवरागी एवं द्रवविरागी, ये 19 नंबर पॉइंट है, अधिशोषण एवं अवशोषण, द्रवरागी एवं द्रवविरागी, ये भी हमारा 19 नंबर का पॉइंट है, इसे भी आप देख लेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है 20 नंबर, अधिशोषण समतापी, अधिशोषण समतापी, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जिसे बोला जाता है, यह हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इमल्सन, देखो इमल्सन बाबू ज़्यादा नहीं है, इमल्सन ज़्यादा नहीं पढ़ने क्योंकि बाकी इमल्सन का टॉपिक कट गया है, और यहाँ पे मैं आपको वही बता रहा हूँ जो हमें 70% पढ़ने थे, 30% वाला मैं यहाँ नहीं बता रहा, 70 जो हमें पढ़ना था जो एग्जाम में आएगा मैं वो बता रहा हूँ, तो उसकी फिक्र मत करना आप। इमल्सन देखो बहुत सारा टॉपिक इमल्सन में कट गया है, लेकिन जनरल डिफिनेशन तो आपको पता होना चाहिए इमल्सन क्या होता है। अपोहन, अपोहन भी एक टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है ये, अपोहन, स्वर्ण संख्या, हार्डी सुलजे का नियम, ये देखो हार्डी सुलजे का नियम, पता है मैं कभी कभी इसको क्या बोलता था, हड्डी सुजले का नियम। क्लास में आप लोग को याद भी होगा कि जब भी मैं हार्डी सुलजे का नियम बता रहा था तो आपको लर्न कराने के लिए मैं इसे हड्डी सुजले का नियम भी बोलता था। चलिए वो तो अलग बात है, इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई करने वाली बात है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रहो हार्डी सुलजे का नियम जो मैंने आपको बताया था स्कंदन आयनों की क्षमता को लेकर के, वो आप जरूर देख लेना। उसके बाद उर्डन मान जिसे बोलते हैं फ्लक्चुएशन वैल्यू,
फ्लकुलेशन वैल्यू, उर्डन मान, ये भी देख लेंगे। ये हमारा 20 नंबर पॉइंट था। 21 में देखो ये रहा अमोनिया विरचन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी रखते हैं। अमोनिया विरचन किस विधि से, हैबर विधि से। हैबर विधि से अमोनिया कैसे बनाते हैं, औद्योगिक विधि था अमोनिया को बनाने के लिए। ये देख लीजिएगा, नाइट्रिक अम्ल का विरचन HNO3 विरचन, और सल्फ्यूरिक अम्ल का संस्पर्श प्रक्रम या फिर संपर्क प्रक्रम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टैक्ट मेथड। तो ये 21 नंबर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आएगा 7 नंबर 5 नंबर से कम नहीं आने वाला है। हैबर प्रोसेस, HNO3 विरचन या फिर H2SO4 का संस्पर्श प्रक्रम या फिर कॉन्टैक्ट मेथड के द्वारा H2SO4 का बनाना। वैसे हमारा अगला देख लो ओजोन। तो ओजोन से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे, पूछ लेगा ओजोन बनता कैसा है, ओजोन परत के बारे में आपसे पूछ लेगा। हो सकता है ओजोन के बारे में बहुविकल्पी प्रश्न भी दे दे, तो इस टॉपिक को आप जनरली क्लियर कर लोगे। उसके बाद है डेकान विधि। डेकान विधि देखो ये क्लोरीन के विरचन के लिए होता है। डेकान विधि एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन है और यह होता है क्लोरीन के विरचन के लिए। क्लोरीन कैसे बनता है, तो डेकान विधि द्वारा क्लोरीन के बनाने की विधि आप लोग देख लोगे। तुम्हारा 22 नंबर पॉइंट था। अगला जो है वो है जेनान फ्लोरीन और जेनान ऑक्सीजन यौगिक। अब ये किस चैप्टर में है अभी देख लो। जैसे आप पढ़ते थे ना पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में जो लास्ट 18 ग्रुप का जो एलिमेंट है, जैसे हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस या फिर अक्रिय गैस बोलते हैं, तो वह जो मेरे पास इनर्ट गैस है, जो अक्रिय गैस है, ठीक है, वह इनर्ट और अक्रिय गैस वैसे देखो कभी किसी से जुड़ते नहीं है, क्योंकि हमेशा वो एटम के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो वो एटम कभी किसी से नहीं जुड़ता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में वो जुड़ जाते हैं। तो वो स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पे हमारे पास है, फ्लोरीन से जुड़ना, ऑक्सीजन से जुड़ना। एनसीईआरटी में यही दोनों दे रखा है, इन दोनों को थोड़ा सा आप देख लोगे, ठीक है। उसके बाद है अल्फा सल्फर बीटा सल्फर, विषम लंबाक्ष और एकंताक्ष। विषम लंबाक्ष और एकंताक्ष, अल्फा सल्फर बीटा सल्फर। बताया था मैंने क्लास में कि एक का क्राउन शेप होता है, एक का कुर्सी मॉडल होता है। सल्फर का जो स्ट्रक्चर है अल्फा सल्फर बीटा सल्फर, इनमें से एक कुर्सी वाला स्ट्रक्चर बनाता है और एक क्राउन मतलब जो राजा का ये मुकुट होता है उस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। तो अल्फा सल्फर बीटा सल्फर ये भी आप देख लोगे, ठीक है। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन है अंतरा हाइलोजन यौगिक एवं सल्फर के ऑक्सो अम्ल। हाइलोजन से ही जब जुड़ता है उसको बोलते हैं अंतरा हाइलोजन, और उनके यौगिक को बोलते हैं अंतरा हाइलोजन यौगिक। मतलब हाइलोजन से कंबाइन हो जाए, फ्लोरीन क्लोरीन से जुड़ जाए, तो ऐसे यौगिक को बोलते हैं अंतरा हाइलोजन यौगिक। तो अंतरा हाइलोजन यौगिक और सल्फर के ऑक्सो अम्ल, ठीक है, ये आप देख लोगे। अगला जो हमारा है अंतरकाशी यौगिक और लैंथेनाइड आंकुचन। अंतरकाशी यौगिक और लैंथेनाइड आंकुचन, ये भी 26 नंबर का इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एवं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इसका विरचन आप लोग को देख लोगे, इसका विरचन आप लोग देख लोगे। ये डी और एफ ब्लॉक जो थे ये उनका सीरीज चल रहा है, ठीक है, उनके अंदर के प्रश्न हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट, इसका विरचन आप लोग देख लोगे। और एक आएगा हमारे पास टॉपिक संकुल यौगिक, इसको भी आप देख लेना। वार्नर सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट वार्नर सिद्धांत। VBT जिसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये देख लोगे। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और ये इनके जो सिद्धांत है वो आप देख लोगे। वार्नर सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इन्हें आप देख लोगे तीनों को। और साथ ही साथ जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनका आप IUPAC नेम देख लेना। वैसे मैं आगे 2 तारीख और 3 तारीख को मैं लगातार इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं टॉपिक्स की चर्चा कर रहा हूं, इसीलिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं इसे प्रीमियर में अपलोड कर रहा हूं, लाइव नहीं कर रहा हूं, ताकि आपका भी समय इसमें बच सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या देखना है हमको, वार्नर सिद्धांत, VBT, CFT, बस इसका क्या लिख देना है जनरली IUPAC नेम, किनका, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का। फिर हमारा 29 नंबर पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखो डियर स्टूडेंट कई टाइप्स के होते हैं, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पॉली, वो आप देख लोगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसमें D और L डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, जो ग्लूकोज होता है उसका आप विन्यास देख लोगे, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी का। प्रोटीन क्या होता है और प्रोटीन का विकृतीकरण, DNA एवं RNA, इन दोनों को भी मैं इंपॉर्टेंट में रख रहा हूं। ये वैसे बायो के टॉपिक में आपने पहले ही क्लास 10th में पढ़ा होगा। अगर आप बायोलॉजी के विद्यार्थी हो तो 12th में भी आप लोग पढ़े ही होंगे। जो मैथ के विद्यार्थी हैं 10th में आप लोग पढ़े हो, जनरली थोड़ा सा DNA RNA, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये आप लोग देख लोगे, ठीक है। और पेप्टाइड आबंध ये भी मुख्य है, पेप्टाइड आबंध। 30 नंबर जो है ग्लूकोज की संरचना, ये भी इंपॉर्टेंट है।
पूछ लेता है ग्लूकोज की संरचना क्या है, बनाइए 2 नंबर में। तो ग्लूकोज की संरचना, अब जो हमारे पास टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और कुछ रिएक्शंस हैं। जैसे पहला गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, एमीन चैप्टर का है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। फिर कार्बिल एमीन अभिक्रिया और सल्फोनेशन, ये अलग टॉपिक है, ये वाला अलग टॉपिक है, ये वाला अलग टॉपिक है, ये वाला अलग टॉपिक है। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, कार्बिल एमीन अभिक्रिया और सल्फोनेशन। 31 नंबर पॉइंट है डायजोनीकरण, डायजोकरण। फिर आएगा इटार्ड अभिक्रिया, ये भी हमारे पास अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया। गटरमान कोच अभिक्रिया, ये अभिक्रियाएं तो जरूर देख लोगे, कुछ भी देखो इसको तो जरूर देखना। क्या क्या है? डायजोकरण, इटार्ड अभिक्रिया, गटरमान कोच अभिक्रिया, टॉलन एवं फेलिंग परीक्षण, ये भी पूछता है। ये तो अभी हाल ही में जो आपका वाइबा हुआ था उसमें एग्जामिनर ने पूछा था, मैं भी था वहाँ पे, तो मैंने सुना था इस वर्ड को कि टॉलन एवं फेलिंग परीक्षण के बारे में उन्होंने पूछा था बच्चों से। तो यहाँ पर भी है, आप देख लोगे टॉलन एवं फेलिंग परीक्षण में, टॉलन एवं फेलिंग परीक्षण। फिर आएगा एल्डोल एवं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, देखो ये भी आपने वाइबा में एग्जामिनर ने आपसे पूछा था, एल्डोल एवं क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है, इसको भी देख लेना, एल्डोल एवं क्रॉस एल्डोल संघनन। और हमारे पास लास्ट है कैनिजारो अभिक्रिया, 32 का जो लास्ट है वो क्या है? कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लास्ट जो बचे हैं 33 से लेकर 40 तक उसको हम लोग देख लेते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए हमारा जो अगला है 33 नंबर, यह है कोल्बे अभिक्रिया या राइमर टीमन अभिक्रिया। देखो कोल्बे अभिक्रिया अलग रासायनिक अभिक्रिया है, ये सब मैं ऑर्गेनिक का बता रहा हूँ, कार्बनिक का। कोल्बे अभिक्रिया या फिर राइमर टीमन अभिक्रिया। अभी देखो यहाँ पर एक और अभिक्रिया है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, मेथेनॉल एवं एथेनॉल। देखो यह एक अभिक्रिया है और मेथेनॉल के बारे में जनरल विरचन क्या है, सामान्य गुण क्या है वो पढ़ लेना। एथेनॉल का ऐसे ही सामान्य गुण क्या है, विरचन क्या है, ये पढ़ लेना, सिंपल है। फिर आएगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितना भी अभी मैंने अभिक्रिया छांट के लिखा है, नेम्ड केमिकल रिएक्शन, सारे इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप जनरली एक नजर तो घुमा के देख लेना। कोल्बे अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, मेथेनॉल एंड एथेनॉल, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगला है फ्रैंकलस्टाइन अभिक्रिया, फ्रैंकलस्टाइन अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकलस्टाइन अभिक्रिया, ठीक है। ऐसे हमारे पास आएगा स्वाट अभिक्रिया, ये तो आपको हेलो एल्किन हेलो एरिन चैप्टर में मिलेगा। स्वाट अभिक्रिया SN1 SN2, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके हेलो एल्किन और हेलो एरिन चैप्टर में ही आने वाले हैं। कायरलता जो है यह कार्बन के बारे में है, आपको पता है कार्बन से अगर चारों तरफ अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, अलग अलग टाइप के एटम्स जुड़े हुए हैं तो उसे कायरल कार्बन बोलते हैं, उनके अंदर पाए जाने वाले गुण को कायरलता बोलते हैं। तो ये आप जनरली इसके बारे में स्टडी कर लेना। ऐसे ही हेलो एल्किन हेलो एरिन में आता है समायोता भी देख लेना, और रेजमीकरण ये भी देख लेना, ठीक है। अगला आएगा वुड फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। और सबसे लास्ट में मैंने जो टॉपिक रखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे आप जिसे बोल सकते हो ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, वह है IUPAC एवं सामान्य अभिक्रियाएं। अब IUPAC और सामान्य अभिक्रिया मैंने इसे एक लाइन में इसलिए लिख दिया है क्योंकि IUPAC देखो आपने जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है उनमें से सभी चैप्टर से वो IUPAC उठा सकता है। और मुख्य रूप से वो जो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, ठीक है, D ब्लॉक का, ठीक है, जैसे कि आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हो, जैसे होते हो पोटेशियम फेरोस K4FeCN6, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो भी होते हैं वो उनका IUPAC नेम तो कंफर्म आएगा, और बाकी जो ऑर्गेनिक का इसका भी आएगा। मैंने लिखा है कैसे प्राप्त करेंगे, देखो बहुत सारे मैं टॉपिक्स खुद इसके ऊपर कराने वाला हूं IUPAC के ऊपर, और कैसे प्राप्त करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे संतुष्ट करेंगे, कि मतलब हमें कोई 2 अभिकारक दे दिया, अब पूछा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी माय डियर स्टूडेंट, मैंने जिन टॉपिक्स को अपने आपके सामने जो एक्सप्लेन किया, यह जो 14th इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसे आप जरूरी रूप से देख लोगे। मैं इस सेशन को लाइव ही करने वाला था, लेकिन दिक्कत क्या है, अगर मैं लाइव करूंगा तो वीडियो क्वालिटी में हो सकता है दिक्कत आए, या फिर हो सकता है सेशन ज़्यादा लंबा चल जाए, घंटों का हो जाए, और मैं समझ सकता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए समय की कीमत क्या है, इसलिए मैंने इस सेशन को प्रीमियर करके रखा हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, यानी कि 4 तारीख तक सुबह तक मैं डेली आपको कुछ ना कुछ भेजता रहूँगा, कुछ ना कुछ अपडेट देता रहूँगा, और जितना इधर मैं अपडेट दूंगा पूरा रिसर्च करके ही आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और मैं ये पूरा गारंटी के साथ कहता हूँ उसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आप अपनी मर्जी से पूरा मन लगा के पढ़ो, लेकिन जो मैं क्वेश्चन केमिस्ट्री के भेजूंगा उन्हें आप जनरली एक बार जरूर टच कर लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।